Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जो है पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर फोर्स। तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी और मास नंबर के बीच हमने जब ग्राफ देखा था उस ग्राफ से तीन पॉसिबिलिटीज़ हमने शो करी थी कि किस प्रकार जो हल्के नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या कम होती है उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होने के कारण उनका स्थायित्व कम होता है, जिसके कारण वो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर बड़े नाभिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। उसके साथ ही जो भारी नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं उनकी भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है, जिससे भारी नाभिक भी हल्के नाभिकों में टूटने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और स्थायित्व भी बढ़ सके। और जो मिडिल रेंज के नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या मिड होती है 50 से 100 के बीच, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान लगभग स्थिर होता है और बहुत ज़्यादा होता है, जिनके कारण उनका स्थायित्व भी ज़्यादा होता है। इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। क्या होता है रेडियो सक्रियता और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है। इसके साथ ही ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, डेरिवेशन क्वेश्चंस भी इसके डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। देखिए, रेडियो सक्रियता बेसिकली क्या होती है। ये एक ऐसी नाभिकीय घटना है जिसमें कोई भारी तत्व अपने में से स्वतः ऑटोमेटिक कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करके अपने द्रव्यमान को थोड़ा कम करते हैं, जिससे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और उनका स्थायित्व बढ़ सके। तो ये एक नाभिकीय घटना है जिनमें भारी तत्व अपने में से कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अदृश्य विकिरणें कौन कौन सी हो सकती है? ये तीन प्रकार की होती है बाय एक्सपेरिमेंट। बाद में रदरफोर्ड द्वारा ये ज्ञात किया गया, जो होती है अल्फा, बीटा और गामा, जिनके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। मैं इसकी पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको धीरे धीरे समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, इसके क्या क्या फीचर्स है और क्या ये कोई लॉ फॉलो करती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस रेडियो एक्टिविटी। देखिए, रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है कि कोई भी भारी न्यूक्लियस जो है, कोई भी बड़ा न्यूक्लियस या भारी तत्व अपने में से कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करके अपने द्रव्यमान को कम करते हैं, जिससे उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ सके और वो ज़्यादा स्थायी हो सके। इसी घटना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है? वह नाभिकीय घटना जिसमें भारी तत्वों से मेरा मतलब है भारी नाभिक। एग्जाम्पल की अगर बात करें, यूरेनियम ले लो या फिर थोरियम है एक्सेट्रा, स्वतः कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन कर कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन कर अपने द्रव्यमान को कम करते हैं, जिससे उनका स्थायित्व बढ़ सके। इसे रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता की मैंने क्या डेफिनेशन लिखा है कि कुछ भारी तत्व अपने में से अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करके अपने द्रव्यमान को कम करते हैं। यहाँ द्रव्यमान कम होना नॉर्मली तो मैंने लिख दिया, लेकिन हर बार द्रव्यमान में कमी हो ऐसा संभव नहीं है। गामा विकिरणों के उत्सर्जन में द्रव्यमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता,
लेकिन ऊर्जा में जरूर परिवर्तन होता है। तो मैं यहाँ पे द्रव्यमान की जगह ऊर्जा का भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हम ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह से आइंस्टीन की ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, तो नाभिकीय घटना जिसमें भारी तत्व अपने द्रव्यमान को कम करता है कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करके, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। जो नाभिक रेडियो सक्रियता दर्शाते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव नाभिक। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो इसमें से कुछ अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित होती है और ये अदृश्य विकिरणों के रूप में अपने ऊर्जा को या अपने द्रव्यमान को कम करता है, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व बढ़ेगा। इसी घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो रेडियो सक्रियता जो है इट्स अ नेचुरल इवेंट, ये एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना है, रेडियो सक्रियता एक प्राकृतिक घटना है। अब हमने ये समझता है कि रेडियो सक्रियता के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले कैसे। तो 1896 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बैकेरल। ठीक है, तो हेनरी बैकेरल ने एक्सपेरिमेंटली नहीं बल्कि एक्सीडेंटली यानी कि संयोगवश ही इस रेडियो सक्रियता की खोज की थी। उनका संयोग किस प्रकार से हुआ, उन्होंने ये देखा कि जब यूरेनियम के किसी सॉल्ट को, यूरेनियम का सॉल्ट यूरेनियल पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है, तो यूरेनियम के किसी सॉल्ट को जब फोटोग्राफिक फिल्म के पास रखा जाता है और वो फोटोग्राफिक फिल्म अगर कागज से लपेटी हुई है उसके बावजूद भी वो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो काली पड़ जाती है। उन्होंने क्या देखा कि अगर किसी फोटोग्राफिक प्लेट के चारों ओर कागज का कोई आवरण है और उसके पास यूरेनियम का कोई सॉल्ट रखा हो, ठीक है, यूरेनियम का कोई लवण उपस्थित हो, तो इस स्थिति में उन्होंने ये देखा कि कागज में लपेटे होने के बावजूद भी ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है वो काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, काली पड़ जाती है। और फोटोग्राफिक प्लेट केवल तब काली पड़ती है जब इस पे कोई विकिरण आपतित होती है। तो उन्होंने ये पाया कि हो न हो इस यूरेनियम के सॉल्ट से कुछ न कुछ अदृश्य विकिरणें जरूर उत्सर्जित हो रही होगी। और बाद में खूब सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये पता लगाया कि इस यूरेनियम के सॉल्ट से कुछ अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित होती है और उन अदृश्य विकिरणों को रेडियो एक्टिव विकिरणें कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो इस घटना में होता क्या है कि यूरेनियम के सॉल्ट में से कुछ अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो यूरेनियम का सॉल्ट है वो अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित क्यों करता है। तो हमने देखा यूरेनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 238 235 समथिंग। ठीक है, तो ये भारी नाभिक है और हमने ये पढ़ा था कि भारी नाभिकों की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान कम होता है। तो प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ाने के लिए या ये कहो कि अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए ये अपने में से कुछ द्रव्यमान या कुछ ऊर्जा को कम करता है और उस द्रव्यमान और ऊर्जा को कम करने के लिए ही इसमें से अदृश्य विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल घटना है और उसका कारण क्या है, उसका कारण है नाभिक का स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए रेडियो एक्टिविटी होती है। अब याद रखिए कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली हमने पढ़ लिया। रेडियो एक्टिविटी क्या कि भारी नाभिक अपने में से कुछ विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं ऑटोमेटिक, और इसी घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है और इसका कारण क्या है, स्टेबिलिटी के लिए। तो होगा क्या कि जो नाभिक विकिरण उत्सर्जित कर रहा है तो विकिरण उत्सर्जित करने के बाद जो नया नाभिक बनेगा वो पहले वाले नाभिक से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, दूसरी चीज ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, क्योंकि ये प्रोसेस किस कारण हो रही है, स्टेबिलिटी के लिए हो रही है। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, नाभिक में से विकिरणें तब तक उत्सर्जित होती रहेगी जब तक कोई स्टेबल नाभिक हमें प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये प्रोसेस कब तक होती है, जब तक कोई नया स्टेबल नाभिक हमें प्राप्त नहीं होता। खोज इसकी की थी हेनरी बैकेरल ने, एक्सीडेंटली इसकी खोज हो चुकी थी। ठीक है, कि फोटोग्राफिक फिल्म को जब कागज में लपेट कर किसी यूरेनियम सॉल्ट के पास रखा जाता है तो वो काली पड़ जाती है। इसका मतलब हो न हो यूरेनियम सॉल्ट में से अदृश्य विकिरण उत्सर्जित हुई होगी और वो अदृश्य विकिरण इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब आपतित हुई होगी तभी तो ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो काली पड़ी होगी। तो ये एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिविटी की खोज होगी। अब यूरेनियम, ये 1986 में हेनरी बैकेरल के बाद दो साइंटिस्ट थे पोलैंड के,
जिनका नाम था मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। उन्होंने खूब सारे एक्सपेरिमेंट से पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से इस यूरेनियम से भी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की, जो थे पोलोनियम और रेडियम। तो बाद में हेनरी बेक्वेरेल के बाद मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों दंपति थे। उन्होंने इससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से। किससे? पिंच ब्लेंड नामक अयस्क से दो रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की, एक था पोलोनियम और एक था रेडियम। ये इससे भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ थे। तो इस प्रकार रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई और इस रेडियो एक्टिविटी की खोज के बाद में इन साइंटिस्ट के बाद रदरफोर्ड ने और रेडियो एक्टिविटी की स्टडी की और उन्होंने बताया कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये एक स्पेशल लॉ फॉलो करती है। उसी लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उससे उत्सर्जित होने वाली विकिरणें जो है वो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3, जिसके हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। और बाद में फर्दर स्टडी से ये पता चला कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो तो हीलियम के नाभिक होते हैं 2He4, बीटा पार्टिकल्स जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन्स के पुंज होते हैं, और गामा पार्टिकल्स जो हैं वो फोटॉन्स होते हैं हाई एनर्जी के। ठीक है, तो ये सारा का सारा रेडियो एक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ हिस्ट्री है कि रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या, किन किन साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिस्कस किया और कितने प्रकार की रेडिएशंस इससे इमिट हो सकती है। अल्फा, बीटा और गामा, इसके बारे में डिस्कशन किसने किया था? इसके बारे में डिस्कशन किया था वो थे रदरफोर्ड। ठीक है, तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने इसका ज़्यादा स्टडी करके ये पता लगाया कि किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित विकिरणें बेसिकली 3 प्रकार की हो सकती है, अल्फा, बीटा और गामा। ये रेडियो एक्टिविटी की एक जनरल सी हिस्ट्री। अब इसी रेडियो एक्टिविटी की कुछ अपन फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये बात करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो भी एक पर्टिकुलर लॉ फॉलो करती है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम रेडियो एक्टिविटी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है गाइस, इसको हम कर देते हैं रफ। चलिए, तो हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटीज फीचर्स। पहली बात हमने क्या बात करी कि रेडियो एक्टिविटी एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, ये मैन मेड घटना नहीं है। जो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं या कम स्टेबल होते हैं वो स्वतः ही अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी बढ़े। तो ये एक प्राकृतिक घटना है, इस पे हमारा कोई जोर नहीं है। रेडियो एक्टिविटी एक प्राकृतिक घटना है। रेडियो एक्टिविटी एक प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है, इस पे हमारा कोई जोर नहीं। दूसरी चीज, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सभी के द्वारा हम रेडियो एक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकते। मतलब रेडियो एक्टिविटी पर इन कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन हुए से? जैसे हम बात करें प्रेशर है या फिर टेम्परेचर है या फिर ह्यूमिडिटी है, इन सभी का रेडियो एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्सटर्नल फैक्टर्स का रेडियो एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, भले दाब बढ़ाओ, दाब घटाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ, इन सभी से रेडियो एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, मतलब अगर वो विकिरण उत्सर्जित कर रहा है तो वो विकिरण उत्सर्जित करेगा, भले उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखो और भले 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखो। टेम्परेचर का इस रेडियो एक्टिविटी पर या प्रेशर का ये जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, इसका रेडियो एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरी बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन का भी। केमिकल रिएक्शन का रेडियो एक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियो
एक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, अगर हम किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो इस स्थिति में भी उसकी रेडियोएक्टिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जितना रेडियोएक्टिव पहले है उतना रेडियोएक्टिव बाद में भी रहेगा, मतलब उसकी रेडियोएक्टिविटी पर केमिकल रिएक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है? हम ये देखते हैं कि रेडियोएक्टिविटी जो है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, मतलब नाभिक से संबंधित घटना है, क्योंकि नाभिक अपने द्रव्यमान को कम करता है। जबकि केमिकल रिएक्शन जो है उसमें नाभिक का कोई लेना देना नहीं होता। केमिकल रिएक्शन होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के बाहर होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन अगर होती भी है तो उसमें केवल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, नाभिक पार्टिसिपेट नहीं करता। इसकी वजह से केमिकल रिएक्शन का रेडियोएक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस प्योरली रेडियोएक्टिव है, कोई प्योर सब्सटेंस अगर रेडियोएक्टिविटी शो करता है और उसको किसी दूसरे के साथ केमिकल रिएक्ट करके कंपाउंड बना देते हैं, उस स्थिति में भी वो उतनी ही केमिकल क्या कहते हैं रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। यानी कि कोई भी तत्व, शुद्ध तत्व जितनी रेडियोएक्टिविटी शो करता है वो उसका यौगिक भी उतनी ही रेडियोएक्टिविटी शो करेगा। क्योंकि मैं बता चुका हूँ यौगिक भी केवल तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जबकि रेडियोएक्टिविटी जो है वो एक नाभिकीय घटना है, इसलिए उसका उस केमिकल कंपाउंड बनने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कोई प्योर एलिमेंट तथा कंपाउंड दोनों समान रेडियोएक्टिव होते हैं, समान रेडियोएक्टिव होते हैं। अगर कोई एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट है, वो जितना रेडियोएक्टिव है उसका कंपाउंड यानी उसका यौगिक जो है वो भी उतना ही रेडियोएक्टिव होगा। उसके अतिरिक्त रेडियोएक्टिविटी जो है वो बेसिकली कौन सी घटना है? रेडियोएक्टिविटी में हम देखते हैं कि भारी नाभिक में से विकिरण उत्सर्जित होता है जिससे स्टेबल नाभिक बनता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस में भारी नाभिक से विकिरण उत्सर्जित होने और नए नाभिक बनने, स्टेबल नाभिक बनने की पूरी घटना में आवेश भी संरक्षित रहता है, द्रव्यमान भी संरक्षित रहता है, ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी संरक्षित रहती है। तो रेडियोएक्टिविटी में द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग है ना, और न्यूक्लियॉन्स की संख्या संरक्षित रहते हैं, न तो ऊर्जा बढ़ती घटती है, न संवेग बढ़ता घटता है, न न्यूक्लियॉन्स की संख्या बढ़ती घटती है। ये सभी की सभी क्वांटिटीज जो है वो रेडियोएक्टिविटी में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। उसके अतिरिक्त एक पॉइंट मैं और लिख देता हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, वो समझिए। रेडियोएक्टिविटी में जब कोई नाभिक विघटित होता है यानी कि उसमें से विकिरण उत्सर्जित होती है तो उसके साथ ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा निकलेगी तभी तो बनने वाले नाभिक में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इस प्रोसेस में जो ऊर्जा निकलती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, जबकि नॉर्मली जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। तो रेडियोएक्टिविटी में प्रति परमाणु लगभग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा निकलती है, जबकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। क्या देख लिया हमने? रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है मोटे मोटे तौर पे। तो रेडियो एक्टिविटी में अगर मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाऊं तो क्या होगा कि कोई भी जो भारी नाभिक है, ठीक है, अगर कोई भारी नाभिक है उस भारी नाभिक की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ये भारी नाभिक क्या करता है, अपने में से कुछ
विकिरणों का, अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करता है। अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन होने का मतलब है कि इसमें से कुछ ऊर्जा निकल जाती है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ ऊर्जा निकल गई तो अब जो नया नाभिक बनेगा, ठीक है, उस नए नाभिक के पास ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और वो इस नाभिक की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये तो रेडियो एक्टिव नाभिक है, ठीक है, जिसे अपन कह सकते हैं मदर न्यूक्लियर, और ये जो बनने वाला है वो है डॉटर न्यूक्लियर, ठीक है। इस प्रोसेस में इसके पास ऊर्जा क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी, और इसी घटना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। यानी कि भारी नाभिक में से अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन होना, जिससे कि बनने वाला नाभिक, जो नया नाभिक बनेगा, उसके पास ऊर्जा कम रहेगी, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। इस घटना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये एक प्राकृतिक घटना है, हम नहीं करते, ये स्वतः होती है। क्यों होती है? ताकि ये अनस्टेबल है और इससे कौन सा नाभिक बन सके, स्टेबल नाभिक बन सके। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक बनने वाला नाभिक स्टेबल ना हो। एक्सटर्नल फैक्टर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर मैं इसमें टेम्परेचर बढ़ाऊँ, प्रेशर बढ़ाऊँ, ह्यूमिडिटी बढ़ाऊँ, घटाऊँ, तब भी इसमें से जितने विकिरण निकल रहे हैं उतने ही निकलते रहेंगे, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इस पर्टिकुलर परमाणु के मैं किसी दूसरे से रिएक्शन करवा दूँ, तब भी इसमें से जितने विकिरण निकल रहे हैं उतने ही निकलेंगे, इसका भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं बता चुका, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जबकि ये तो नाभिक है, और नाभिक जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। प्योर एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड दोनों सेम रिएक्टिविटी शो करते हैं। यानी कि अगर वही बात मैंने बताई, मेरे पास ये प्योर एलिमेंट है, इसमें से जितनी रेडियोएक्टिव विकिरणें निकल रही हैं, इसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाने से जो कंपाउंड बनेगा उसमें से भी उतनी ही रेडियोएक्टिव विकिरण उत्सर्जित होगी। रेडियो एक्टिविटी में द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग और न्यूक्लियन सभी संरक्षित रहते हैं, और इस प्रोसेस में ये जो ऊर्जा रिलीज होती है, प्रति नाभिक या प्रति परमाणु जितनी ऊर्जा रिलीज होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है। जबकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस स्थिति में हमें ऊर्जा केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की मिलती है। मतलब इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में, जो है रदरफोर्ड-सोडी रेडियो एक्टिव डीके लॉ, जो इस रेडियो एक्टिविटी को बताता है कि ये किस प्रकार का लॉ फॉलो करती है। उस लॉ के बेसिस पे हम कुछ कैलकुलेटिव पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।